नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। मैनपुरी में आज मैनपुरी प्रीमियर लीग एमपीएल का उद्घाटन जोर शोर से किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जनपद मैनपुरी की कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टूर्नामेंट को बेहतर ढंग से आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्घाटन मुकाबला एकता क्लब और मैनपुरी रॉक स्टार के बीच खेला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बैट से खेलकर टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खिलाड़ी अच्छा खेल दिखाए ताकि उनकी प्रतिभा न केवल मैनपुरी बल्कि पूरे प्रदेश में पहचान बना सके। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश से कई खिलाड़ी टीम इंडिया तक पहुंचे हैं और ऐसे टूर्नामेंट युवाओं को आगे बढ़ने का मंच देते हैं। इस अवसर पर मैनपुरी क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। टॉस हार के आपके पास में फील्डिंग आई हुई है, किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन क्या बताइए? बॉलिंग डिपार्टमेंट में 3-4-5 बॉलर हैं। टॉस जीते तब भी मैं बॉलिंग करता पहले, क्योंकि 150 तक रोकना है हम लोगों को, उसका इजीली चेंज करना है। बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी में गहराई रहेगी या बॉलिंग में गहराई रहेगी? दोनों में बॉलिंग में भी गहराई है और बैट्समैन में भी गहराई। इमरान, आपने टॉस जीता, पहले बैटिंग ली है, किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? हमारी ये रणनीति रहेगी कि कम से कम हम इतना टारगेट दे दें जैसे तो 180 प्लस, जिससे कि हम थोड़े से मजबूत हो जाएं, हमारे किसी भी बॉलरों पे और किसी भी खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर ना हो जाए। खुशी का विषय है कि हर वर्ष यहाँ मैनपुरी प्रीमियर लीग के नाम से एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैनपुरी नगर में मैनपुरी ज़िले के खिलाड़ियों को एक मंच दे रहे हैं और बिल्कुल जैसे आईपीएल है उसी के तर्ज पे यहाँ एमपीएल का आयोजन किया जाता है। बाहर से भी खिलाड़ी आते हैं और खिलाड़ियों को अपने कौशल के प्रदर्शन के लिए अच्छा मंच मिलता है। और मुझे बताया गया कि यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी खेले हुए हैं और नेशनल लेवल पे भी यहाँ से गए हैं। तो हमेशा ही और खेल और खिलाड़ियों का जीवन बड़ा अनुशासित होता है और इसके लिए इससे सभी को अनुशासन की सीख मिलती है और अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में कुछ कर पाता है। तो मेरी समझ से इन खिलाड़ियों से आज हम लोगों को सीख भी मिलती है कि अनुशासित रहें और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करें। तो जीवन में भी हर क्षेत्र में हम लोगों को यही करना चाहिए। मैं इन खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ट्रॉफी को जीतने में कामयाब रहें। सभी को मेरी शुभकामनाएं। स्वर्गीय पंडित रामेश्वर दयाल मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर मुनीम जी कोल्ड स्टोर पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में बाहर से आए कई विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच कर परामर्श दिया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि ये चिकित्सा शिविर हर वर्ष निःशुल्क आयोजित किया जाता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ इस अवसर पर गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को 1000 कंबलों का वितरण भी किया जा रहा है। कंबल वितरण की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से की गई है, जहां महिलाओं को पहले टोकन दिए गए हैं। टोकन प्राप्त करने के बाद महिलाएं अपने स्थान पर बैठकर क्रम से कंबल प्राप्त कर रही हैं। शिविर में मौजूद बाहर से आए डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाओं और शिविर के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी, जिसे आप आगे सुनेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मैं डॉक्टर ललित गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अरुणा नगर एटा से आया हूँ। मेरा आई हॉस्पिटल एटा में पिछले 13 साल से है और मैं यहाँ मैनपुरी में डॉक्टर दिलीप मिश्रा मेरे सीनियर हैं। मैं उनके बुलाने पर हर साल आता हूँ और निःशुल्क सेवा देता हूँ। किसी भी पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड अगर है या राज्य कर्मचारी वालों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का कार्ड है तो वो मेरे हॉस्पिटल में आकर निःशुल्क अपना ऑपरेशन और इलाज करा सकते हैं। सर, आज आपके यहाँ कोल्ड पर क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? आज हमारे यहाँ हमारे बाबा की मान्य स्वर्गीय श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा की पुण्यतिथि में स्मृति में हम लोग कंबल वितरण का आयोजन करते हैं और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होता है यहाँ पर प्रतिवर्ष, जो आज यहाँ पर हुआ है। कितने कंबल बांटे जाएंगे? यहाँ लमसम 700-800 की तादाद में कंबल हैं जो गरीब लोगों को यहाँ आसपास के जितने भी गरीब हैं उनको बांटे जाएंगे। अगर डॉक्टर की बात की जाए तो कहाँ से आए हुए डॉक्टर? डॉक्टर सारे के सारे जो भी डॉक्टर हैं विशेषज्ञ हैं सारे वो आगरा से हैं और बाकी यहाँ पर पूरा प्रचार किया गया था जिसकी वजह से सारे यहाँ के आसपास के गरीब लोग जिनको चिकित्सा सुविधा चाहिए वो आ रहे हैं।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया भट्ट मिश्रा है और मैं FH मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बाल रोग विभाग में विभागाध्यक्ष भी हूँ। तो मैं यहाँ पे गत 10 वर्षों से आ रही हूँ और ये हमारे जो परम पूजनीय दादाजी हैं उनकी याद में ही ये कैंप किया जाता है। तो 10 वर्षों से हम लोग यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे अलावा बहुत सारे और चिकित्सक जो अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, लोगों को निःशुल्क चिकित्सा देते हैं और हम लोग यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको चिकित्सक ये देने के अलावा दवाइयाँ वगैरह भी प्रदान करते हैं। उन्हें सही जगहों का रास्ता भी दिखाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है तो कहाँ जाके वो अपना इलाज करा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा है। मैं मैनपुरी को ही बिलोंग करता हूँ। मैं मैनपुरी का एक रहने वाला हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ, यहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई है और मैं यूरोलॉजिस्ट MS MCH यूरोलॉजी करके आगरा में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ये हमारा आयोजन यहाँ पर 2016 से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। ये मेरे दादाजी श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा जी की पूर्ण स्मृति में ये आयोजन हम लोग हर साल दिसंबर में करते हैं, जिसमें हम लोग करीब 1000 से 1500 कंबल वितरण करते हैं गरीबों को, जिससे कि सर्दी में कोई दिक्कत ना हो। और एवं मेडिकल कैंप करते हैं जहाँ पे मेरे पुष्पांजलि हॉस्पिटल के इवन आगे FH मेडिकल कॉलेज के कई चिकित्सक यहाँ आकर मुफ्त में अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों का भला हो सके। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्रता सूची में शामिल लोगों को समय रहते जानकारी दी जाए, ताकि जानकारी के अभाव में किसी को भी भटकना ना पड़े। जन सुनवाई के दौरान अंबरपुर निवासी रामवती ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वो एक गरीब परिवार से और झोपड़ी डालकर जीवन यापन कर रही है। बरसात के मौसम में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब तक उन्हें किसी भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने परियोजना निदेशक को निर्देश दिए कि प्रकरण की पात्रता की जांच कराई जाए और यदि आवेदिका पात्र पाई जाती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाए। निराशा में ही कोई राजनीतिक दल या कोई नेता कहता है, इसका मतलब उन्हें अपनी हार दिखाई पड़ रही है। तभी TMC के लोग और TMC के नेता इस तरह के बयान साफ है। वहां भी कहा था, NDA गठबंधन के लोगों ने वहां भी कहा था, लेकिन बिहार के लोगों को पता था कि नहीं सत्ता में आने वाले हैं। दूसरा ये भी पता है सबको कि बिहार में 20 साल बाद भी लालू जी का जंगल राज बिहार के मतदाता नहीं भूले और उनके खिलाफ वोट दिया। उत्तर प्रदेश में 10 ही साल हुए हैं 17 को। उत्तर प्रदेश के लोगों की इतनी कमजोर यादें थोड़ी कि भूल जाएंगे अखिलेश जी के 12 से 17 वाले काले कार्यकाल को, जिसमें गुंडई, जंगल राज, अपराध, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसीली, महिलाओं पर जुल्म जाति अत्याचार, वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया भूले थोड़ी है। जब बिहार 20 साल तक याद किए है। शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास एवं क्षेत्राधिकारी कुरावली के नेतृत्व में आज कस्बा कुरावली में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की गई। पैदल गश्त के दौरान कस्बे के भीड़ भाड़ वाले एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग भी की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत का हृदय विकास और आस्था सनातन धर्म में निहित है। उन्होंने कहा कि सनातन था, है और रहेगा, इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सनातन संस्कृति को मजबूत किया गया। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्वयं सहायता समूह से जुड़े लाभार्थियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिला है। मतदाता सूची को लेकर उन्होंने कहा कि जो वोट गलत है उन्हें निश्चित रूप से हटाया जाएगा, इसमें किसी को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध एवं घुसपैठियां मतदाताओं को हटाने का कार्य किया जा रहा है और मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अहम व्यवहार आस्था बहुत सालों से लोगों ने ध्यान दिया, पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पहले की सरकारों की बात। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का हृदय, भारत की आस्था
भारत का विकास सब कुछ सनातन संस्कृति के आधारित है। आदिकाल से हमारी परंपराएं, हमारा जीवन आदत, हमारे जीवन मूल्य, रहने खाने पीने जीने की कला संस्कृति सब कुछ सनातन से जुड़ा हुआ है। लेकिन तमाम हमले सनातन पे हुए, चाहे वो मुगल काल में हुए, अंग्रेजियत के हमले हुए, तो सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, कोई नष्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसको छुपाने की, दबाने की, भटकाने की तमाम कोशिशें होती नहीं। आज़ादी के बाद भी मुसलमान नाराज हो जाए, धर्मनिरपेक्षता पर सवाल न उठ जाए, कहीं कोई अन्य आरोप न रह जाए, या कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे, उन्होंने अपने को धर्मनिरपेक्ष स्थापित करने के घोंकले के फलस्वरूप तुष्टिकरण की नीति अख्तियार करने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि सनातन संस्कृति को लगातार आघात पहुंचता रहा। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, बधाई देना चाहते हैं माननीय योगी जी को, जिनके कार्यकाल में सनातन संस्कृति को न सिर्फ बढ़ावा देने का काम किया, न सिर्फ संवर्धन देने का काम किया, बल्कि विकास की यात्रा, लोक कल्याणकारी देश और प्रदेश बनाने की यात्रा और देश को एक नया ताकत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से बलशाली बनाने का जो प्रयास था, उसके साथ ही उसमें प्राथमिकता रखी गई कि अपनी संस्कृति, अपने जो विरासत थी उसके संवर्धन के लिए। और यही एक परिणाम था कि आज 2017 में योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति को लगातार बढ़ावा देने का काम हो, पर्यटन विकास का काम हो, आध्यात्मिक स्थलों को और जो भारत की संस्कृति के प्रतीकों के रूप में जो धरोहर हैं, जो सनातन विरासतें हैं, उनको संवर्धित करने का काम लगातार पुरजोर तरीके से करने का काम नियोजित तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि देश में राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। वही तो है, वही जो मैं कह रहा हूँ उसका सार यही है। राष्ट्र इसी में है कि राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान, राष्ट्रीय अभिलाषाओं का सम्मान, राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान होना ही चाहिए। यही तो है। राष्ट्र विरोधी ताकतें, राष्ट्र को कमजोर करने वाली ताकतें, विघटनकारी ताकतें हमेशा भारत को कमजोर करने के लिए प्रयासरत हैं। उसी का हिस्सा है सनातन को कमजोर करने का काम लगातार किया जाता रहा। ऐसे लोगों का ही परिणाम था पार्लियामेंट में अटैक हुए, तमाम अन्य घटनाएं हुई जिसमें तमाम हमारे सपूतों ने बलिदान दे करके कीमत चुकाई। आज उसकी बरसी भी है। हम उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसी का 24वां साल आज है, तो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा देता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचलने का भी काम होना है और उनसे सावधान रहने का भी काम करना है। बिहार में जो मतदाताओं को पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा दल द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.2 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और महिला संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही चौपालों के माध्यम से महिलाओं से संवाद कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जिनमें वुमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड लाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और साइबर अपराध से संबंधित साइबर हेल्पलाइन 1930 शामिल है। जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज द्वारा किया गया। लोक अदालत के दौरान आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों लंबित मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें कई ऐसे मामले शामिल थे जो काफी समय से लंबित पड़े हुए थे। लोक अदालत में विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा पक्षकारों की समस्या को सुना गया और तुरंत न्याय प्रदान करते हुए मामलों का समाधान कराया गया। इस अवसर पर न्यायालय परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला। इसके साथ ही न्यायाधीशों द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में सहूलियत मिल सके।